और अब क्योंकि एग्जाम्स देखो फाइनल ये दिख गया कि एग्जाम होंगे। कल तक भी ये था कि पता नहीं सरकार कहीं ऐसा ना करे कि 2 महीने आगे फिर बढ़ा दे, लेकिन सितंबर में आईबीपीएस का जो ऑफिसर्स ग्रेड का था उसका पेपर आ गया। उसके जो अपने ये थे ना रोल नंबर्स वगैरह वो उन्होंने वहां से डिस्पैच कर दिए। बहुत सारे लोगों को मिल भी गए हैं ऑनलाइन भी। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि पेपर हर हाल में होंगे। तो नवंबर दिसंबर आपकी लाइफ चेंजिंग टाइम साबित हो सकता है, बशर्ते आप तैयारी बहुत अच्छी करना। इस बैच में लगभग लोग वो हैं जो मई जून में हमारे साथ जुड़े थे। मई जून जुलाई अगस्त उनको 4-5 महीने हो गए, बहुत अच्छी बात है। जो अभी जुड़े हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकता है फेस करनी पड़े, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा। तो इसीलिए कोशिश की गई है। मैं पहले बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही थी, लेकिन अब ना ये कंफर्म है कि पेपर जरूर होंगे नवंबर दिसंबर में। सितंबर में होने स्टार्ट हो गए तो नवंबर दिसंबर तो हर हाल में पेपर लेगी सरकार। अपनी तैयारी का टाइम बहुत कम मिलेगा हमें, उसमें मैक्सिमम चीजें सीखनी है। तो बहुत टाइम ना होने के कारण चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने की कोशिश करना, कि जो बहुत जरूरी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। और कहानियां और कविताएं जो हैं इनको हम टाइम जब दोबारा, जैसे ऐसा तो है नहीं कि आपका टाइम पीरियड, ये हम इसलिए कहते हैं कि साल भर की पढ़ाई करो। अब एक बार नवंबर दिसंबर तक एग्जाम को फोकस करके पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा हमारे पास टाइम होगा, हम दोबारा इन चीजों को डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक बार कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है। पता नहीं कहां से क्या सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस डाल दें। उस कंडीशन में अगर हम बहुत धीरे धीरे चीटी की चाल चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब हमें कोर्स पूरा करने को भी अपना टारगेट बनाना पड़ेगा। पेपर नवंबर दिसंबर में हर हाल में होंगे, क्योंकि अब स्टार्टिंग में सितंबर में आ गए तो नवंबर दिसंबर तो होंगे ही होंगे। चलिए, शिवाजी कल हमने पढ़ लिया था। पहले एक बार इनकी कहानियां थोड़ी सी सुन लो ताकि चीजें याद रह जाएं। आज शिवाजी के उत्तराधिकारियों पे बात करेंगे। कल मैंने आपको शिवाजी का लाइफ स्टोरी पूरी हम लोगों ने पढ़ ली थी। शिवाजी, आपकी जो समझ में आ गया होगा वो ये कि ये एक नया उभरता लड़का था, 1627 में जन्मा। अगर 1627 ना मिले तो गूगल पे आप सर्च करेंगे 1630 भी लिखा होता है। तो इनकी पहली जो शुरुआत है जीवन की उसी में डिस्प्यूट है, किताबें ये कहती हैं। और वाईफाई ये अपना जो अपना ये है ना इंटरनेट का यूज करोगे आप जहां भी, तो आपको 1630 दिखाई देगा। 1627 को अगर हम कंसीडर करें किताब को, तो जब ये 12 साल के थे तो पिताजी ने इनको पूना की जागीर दी। उसके बाद 13 साल में इनका विवाह हो गया साल बाई निम्बालकर से, या साई बाई भी उन्हीं का नाम है। और फिर 16 साल में, या 16 साल अगर 30 से गिने तो 16 साल, वैसे देखें तो फिर 19 साल में इन्होंने अपने इंडिपेंडेंटली एक किला भी जीत लिया था, तोरण का किला। ये इनका एक बड़ा किला था, तोरण का किला है। कोंढाना जिसको कहते थे वही आज सिंहगढ़ का किला है। आपने तानाजी मूवी आई थी ना पीछे, वो देखी भी होगी, उसमें सारा मराठा कल्चर अगर आपने देखी है तो आपकी समझ में आ जाएगा इजीली। बहुत बढ़िया कामकाज किया शिवाजी ने, लेकिन शिवाजी के सामने एक बहुत बड़ी ताकत थी जो भारत पर राज कर रही थी, जो बादशाह थे मुगलों के। और इनके समकालीन अगर कहेंगे तो औरंगजेब इनके समकालीन है। इनके ही लगभग 7 जन्मे हैं इनसे पहले। और औरंगजेब ने ही राजा जयसिंह को भेजा था पुरंदर की संधि करने के लिए 1665 में। औरंगजेब के दरबार में ही इनकी बहस हुई थी और इसलिए इनको आगरा में जो जयपुर भवन है वहां नजरबंद कर दिया गया। वहां से ये भाग निकले थे। इनके ऊपर कई बार इन्होंने गड़बड़ियां की, गड़बड़ियां इन द सेंस मुगलों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस कारण से फिर देखो सूरत को लूटने के कारण इनके ऊपर उन्होंने अपने मामा को भेजा था, शाइस्ता खान को, अफजल खान को भेजा था, आदिल शाह ने जो बीजापुर के नवाब थे उस टाइम पर। तो सब चीजों से उभरते 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 फाइनली ये एक बड़े राजा के रूप में 1674 में अपने नाम के आगे छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि ग्रहण करने के बाद, गंगा मोहन भट्ट नाम का एक आदमी मैंने आपको बताया था जो कि काशी में था, बहुत लंबे टाइम से रह रहा था। वैसे वो बेसिकली मराठा ही था, मतलब महाराष्ट्र का ही ब्राह्मण था, लेकिन लंबे टाइम से काशी में रह रहे थे, विद्वान थे। उनसे अपना राज्याभिषेक कराया। फिर इनकी मां अचानक से एक्सपायर हो गई जीजाबाई, तो दोबारा भी राज्याभिषेक कराया, तुलादान किया, सिक्के चलाए, नाम के आगे पदवी छत्रपति की जोड़ी, लेकिन बहुत लंबे नहीं टिके। और 52 इयर्स प्लस में 53 भी लिख देते हैं इसलिए 1680 में ये एक्सपायर हो गए। छत्रपति की उपाधि के महज 6 साल बाद ये एक्सपायर हो गए। इनके बाद इनका बेटा शंभाजी, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर और बिल्कुल पिता के गुणों से ही था, शंभा जी, ये इनका बेटा था शंभाजी। तो छत्रपति शंभाजी महाराज, और इन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए हार नहीं मानी, मुगलों के साथ बिल्कुल टक्कर बनाए रखी। लेकिन 1689 में फाइनली ये और इनका एक दोस्त कवि कलश उन्होंने पकड़ लिए और पकड़ के इनकी निर्मम हत्या कर दी, 40 दिन तड़पा के परेशान करके। लेकिन इन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। ये एक तरह से हिंदू, भाई हिंद स्वराज की बात करते थे इनके पिताजी, वही गुण इनमें भी था। इनके बाद इनका जो भाई था जिसका नाम था राजा राम, ये बन के बैठे अगले छत्रपति, यानी अगले राजा मान लीजिए। लेकिन शंभाजी क्योंकि राजपाट संभाल चुके थे तो कायदे से इनके बेटे का हक था जिसका नाम था शाहू। तो शाहू का हक था, पर क्योंकि शाहू अभी एक बच्चा था तो उसका एक केयर टेकर के रूप में मान लीजिए राजा राम, जो इनके भाई भी हैं, सगे नहीं। इनकी माँ जो थी वो वही थी जो सालबाई या साईबाई जो थी, जो कि फेमस है शिवाजी की वाइफ। तो शंभाजी और राजा राम कहने को भाई हैं, लेकिन राजा राम की माँ, उन्होंने 7 शादियां की ना, उनमें से एक के बेटे थे। तो राजा राम में वैसे गुण नहीं थे जो कि शिवाजी में थे, जो कि शंभाजी में थे। तो शंभाजी का बेटा राजपाट संभालने लायक नहीं था, तो गद्दी का केयर टेकर संरक्षक बन गए राजा राम। लेकिन 1789 में जब शंभाजी का मर्डर हुआ या इनकी निर्मम हत्या हुई, उसी साल शाहू और इनकी माँ जो है इनको भी बंदी बना लिया गया 1789 में। और मां का इतिहास में इसके बाद कहीं कोई जिक्र नहीं आता, ऑब्वियसली मार दिया गया होगा। लेकिन शाहू को उन्होंने अपने ही दरबार में रखा, मतलब अपने यहाँ पे कैद करके और रखा, पता नहीं क्या उनका प्लान था। उसी योजना के तहत अब ये लगा लो इनकी फैमिली तो खत्म बराबर है, लेकिन यहाँ राजा राम छत्रपति के पद पर बैठ गए। और 1789 से लगभग आप लगा लीजिए 11 साल, यानी ये 16 है, 17 नहीं, क्योंकि 1680 में एक्सपायर हुए थे ना। 1689 से 11 साल लगा लें तो 1700, इस तक 11 साल तक ये राजपाट संभाल के बैठे रहे। इनके जब ये राजा बने ना तो इनके ऊपर भी मुगलों ने अटैक किया। मुगलों की तो आदत थी भाई, शिवाजी के ऊपर उन्होंने अटैक किया, शंभाजी के ऊपर, तो इसको क्यों छोड़ते। और उस टाइम में जब राजा राम राजा
थे, छत्रपति के पद पर बैठे हुए थे, तो इनकी राजधानी मैंने आपको बताया था र से थी रायगढ़। रायगढ़ का किला है, यहाँ इनकी राजधानी थी, तो इसी को घेर के बैठ गए। रायगढ़ को कहते हैं 8 साल तक घेर के बैठे रहे मुगल, ना इनको बाहर निकलने दिया, बड़ी परेशानी। किसी तरह बीच बचाव करके छिपते छिपाते रायगढ़ से गुप्त किसी रास्ते से ये जो राजा राम है ना, इनका परिवार भाग गया और फाइनली यहाँ से निकल गई है। जनता यहीं थी तो इस किले पर अधिकार जमा लिया इसने अपना, मुगलों की सेना ने। यहाँ से ये भाग गए और राजधानी ही बदल ली और नई राजधानी बना ली सतारा। आज ये सब महाराष्ट्र का हिस्सा है, जिसकी ये बातें हो रही है ना, कुंढाना जिसको कह रहे हैं, तोरण की बात करें या सतारा की बात करें, रायगढ़ की बात करें, शिवनेरी, सब यहीं पर है। एक जिंजी का किला है बस, जिंजी फोर्ट जो तमिलनाडु में है, बाकी सारा इनका एरिया पूना यानी महाराष्ट्र के आसपास था। तो रायगढ़ राजधानी पे जब मुगलों ने कब्जा कर लिया तो वहां से अपने आप को बचाते हुए अपने परिवार के साथ वहां से रातों रात गायब हो गए, गुप्त तरीके से किसी रास्ते से निकल गए अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर, और नई राजधानी क्या बना ली, सतारा। और फिर 11 साल इन्होंने एक छुटपुट से राजा के रूप में ये कह के काट दिए ताकि इनके लोग भी इनके एंटी ना हो कि मैं राजा नहीं हूं, मैं शाहू का संरक्षक हूं, जिस दिन शाहू लौट आएगा उस दिन मैं ये पद खाली कर दूंगा। ऐसे करते करते 11 साल बीत गए। अब शाहू का कोई अता पता नहीं है, इतना पता है कि वो शायद दिल्ली बैठा है या आगरा है, ठीक है। ये 11 साल बीते, 11 साल बाद राजा राम की डेथ हो गई। राजा राम की विधवा जो थी ताराबाई थी। ताराबाई बहुत ही तेज दिमाग, चतुर, चालाक, बहुत ज्यादा बुलंद हौसलों वाली एक महिला, और इसने अपने बेटे का नाम शिवाजी सेकंड रखा। शिवाजी सेकंड जो इसके ससुर का नाम था ना, उसी नाम पर इसने अपने बेटे का नाम रखा। और ये एक बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी महिला थी। महिला होने का मतलब ये नहीं था कि घर में बैठी रहती थी, ये पूरा राजपाट में पूरा इंटरेस्ट लेती, भाई कहाँ कौन सा किला हम जीत सकते हैं, कैसे हमारी सेना आगे बढ़ेगी, कितना टैक्स कहाँ से आया। यानी जो राजा के कर्तव्य थे, जो शिवाजी ने निभाए थे, जो संभाजी महाराज ने निभाए थे, वो अब दोबारा से अपने हाथ में किसने ले लिया, ताराबाई ने। ताराबाई बहुत अच्छा काम करने लगी, लेकिन ताराबाई का जो बेटा था ना, ये बहुत छोटा था, अभी बहुत ही छोटा। तो इसने कहा कि भाई देखो, रानी एज सच तो महिलाओं को उस टाइम इतनी आजादी थी नहीं, तो इसने कहा मैं शिवाजी सेकंड की संरक्षिका हूं, और अब राजा राम नहीं रहे, उनके बड़े भाई संभाजी नहीं रहे, शाहू जी का कुछ नहीं पता, शिवाजी एक्सपायर हो गए, तो उनकी फैमिली में यही बचा है ना शिवाजी सेकंड, तो मैं इसकी संरक्षिका हूं, और जैसे ये जवान होगा, लायक होगा, मैं इसको तुरंत से सारी प्रॉपर्टी का मालिक अपने आप बना दूंगी। इसी का बेटा था, तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, अब इनके खानदान में इकलौता ये वारिस बचा है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो राजपाट ये संभाल लेगा, तब तक हम किसकी बात मान लें, ताराबाई की। ताराबाई ने बहुत बढ़िया काम किया। 1700 में इन्होंने काम करना शुरू किया, कई किले इनके अंडर जीते मराठों ने। लेकिन मराठा कुछ लोग ना इनसे चिढ़ते भी थे, महिला होकर इस तरह से गद्दी पे बैठना, चलो वो भी चल जाए, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं ताराबाई शाहू का हक तो नहीं खा जाएगी। अब देखो इनका फैमिली ट्री समझो ध्यान से। सबसे ऊपर है शिवाजी। शिवाजी की पत्नी कौन है, सालबाई, साईबाई। वैसे बहुत सारी पत्नियां, लेकिन सालबाई इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के बाद इनके 2 बेटे हैं, एक का नाम बताया मैंने संभाजी, संभाजी, और दूसरे का नाम क्या बताया, राजा राम। राजा राम की मां उतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है जितना शिवाजी की पत्नी संभाजी, जिसका बेटा है, क्या नाम था उनका, सालबाई या साईबाई। साईबाई भी लिख देते हैं, और सालबाई भी और सालाबाई भी। इन दोनों का बेटा है संभाजी, बड़ा बेटा है, इसी का हक है। अब संभाजी का बेटा हुआ, संभाजी की शादी हुई और इनका बेटा हुआ। इनका बेटा कौन है, शाहू, शाहू जी, ये इनका बेटा है। राजा राम की पत्नी कौन है, इनकी पत्नी का नाम नहीं है हिस्ट्री में, क्योंकि उनका नाम कुछ किया नहीं उन्होंने। हिस्ट्री हमेशा सफल लोगों की बातें करती है। राजा राम की शादी किससे हुई है, ताराबाई से, तो इसकी पत्नी है ताराबाई। और इन दोनों की अगली पीढ़ी में बेटा है जिसका नाम रखा गया है शिवाजी सेकंड, ठीक है। तो अब इनका ये फैमिली ट्री है। शिवाजी की डेथ हो गई 1680 में, 80 से 89 संभाजी, संभाजी के बेटे और इनकी पत्नी को 1789 में पकड़ लिया गया, तो ये वाला ट्री पूरा खत्म। अब इधर आ जाएं, राजा राम ने 11 साल राज किया। जब ये राजपाट संभाल के बैठे हुए थे, मुगलों ने आके इनके किले के बाहर, इनकी राजधानी रायगढ़ के बाहर घेरा डाल लिया। छिपते छिपाते यहाँ 8 साल कहते हैं घेरा पड़ा रहा, ये किसी तरह वहां से निकले और इन्होंने रायगढ़ की जगह नई राजधानी बना ली, सतारा। ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। इनकी डेथ के बाद इनकी पत्नी ने कहा मैं संरक्षिका हूँ शिवाजी सेकंड की, क्योंकि यही बचा है हमारी फैमिली में, और तो कोई नोन चेहरा है नहीं, तो मैं शिवाजी सेकंड की संरक्षिका हूँ, और ऐसे कह के और लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर भी लिया। लेकिन कुछ लोग चिढ़ते थे, फाइनली इनको मानना पड़ा सबको कि ठीक है भाई, जो ये कहेंगी, अब जब तक या तो शाहू जी का पता चले कि वो वापस आ जाए, उसको छोड़ दे वो कैद से, या फिर शिवाजी सेकंड बड़ा हो, तब तक हम लोग इन्हीं की बातें मान लेंगे। ताराबाई ने बहुत अच्छा काम किया, 7 साल में खूब प्रॉपर्टी बढ़ा ली, अच्छा बढ़िया सब कुछ चल रहा था। अचानक से 1707 में जो मुगलों का लास्ट बड़ा राजा था, बहुत ताकतवर था, औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में। औरंगजेब की डेथ हुई, उस टाइम ये लगभग 90 साल के थे। तो इनका जो बेटा था, याद है, शाहे बेखबर, जिसको कोई खोज खबर नहीं, क्योंकि वो 65-70 साल का हो चुका था राजा बनते टाइम। 5 साल ही उसने राज किया, 1707 से 1712। फिर उसके बाद देखो फर्रुख सियर मैंने बताया था, और कई इस तरह के नालायक राजा बीच में आए थे, बताए थे, जहांगीर शाह लंपट मूर्ख था, और एक पूरी सीरीज तुम्हें बताई थी, उसी में से बातचीत करेंगे। औरंगजेब की अचानक से एक दिन डेथ हो गई, उम्र दराज था ही, चल बसा। औरंगजेब के मरने के बाद जब शाह बेखबर राजपाट की गद्दी पर बैठा, शाह ए बेखबर, जिसको कोई खबर नहीं थी, लोगों ने नाम दिया, वैसे उसका नाम था मुअज्जम, लेकिन इस नाम से राजपाट शुरू करना बड़ा अजीब लगता, तो उसने अपना नाम रख लिया था बहादुर शाह। बहादुर शाह, ये उपाधि एक ही आदमी है ये, शाह बेखबर, क्योंकि अगले को कोई खबर नहीं है। मुअज्जम उसका ओरिजिनल नाम था, और गद्दी पे मुअज्जम नाम से बैठना अजीब लगता, सब नाम बदलते थे ना, अकबर ने नाम बदला, जहांगीर शाह, सबने नाम बदले, इसने अपना नाम रखा बहादुर शाह प्रथम। तो ये जैसे ही गद्दी पर बैठा, तो इसको सलाह दी गई कि यार तुम राजा हो, तुम बादशाह हो, तुम्हारी मर्जी चलेगी। एक बहुत पहले से एक लड़का हमारे यहाँ रह रहा है जो शाहू जी है, किसका बेटा है ये, संभाजी का, तो संभाजी के इस बेटे को तुम छोड़ दो,
तो बोला क्यों छोड़ दूं? बोले कि अगर तुम इसको छोड़ दोगे ना तो ये जाके अब साउथ में मराठों से हम क्यों पंगे लें? भाई मराठे जो थे इनसे बहुत ज्यादा बार लड़ाई झगड़े मुगलों ने किए, लेकिन हमें क्या जरूरत है? इसको यहाँ से रिलीज कर दो, ये जाके अपनी चाची से खूब लड़ेगा, लड़ेंगे मरेंगे दोनों मर जाएंगे। ये प्लानिंग की गई मुगलों के दरबार में, और ऐसी प्लानिंग के तहत कहा गया कि ठीक है जिस बच्चे को हमने पकड़ा था वो जवान बन चुका, क्या पता उसके मन में क्या बातें इन्होंने भरी होंगी, क्या उसको शिक्षा दी। जब पकड़ के ले गए तो एक बच्चा था, बच्चे को आप जैसा चाहें, बच्चे तो कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसको कैसी भी शेप आप दे सकते हो, तो क्या पता इन्होंने शाहू को क्या पट्टी पढ़ाई, क्या समझाया, क्या पता उसको इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग ही मोल्ड कर दिया, किसी को कुछ नहीं पता। इन्होंने शाहू को रिलीज कर दिया और कहा बेटा तुझे हम पकड़ के लाए थे मराठों से, और तू मराठों का वंशज है और तेरा हक बनता है जाके अपना राज कर, हमने तुझे आजाद कर दिया। औरंगजेब मर ही चुका, तो शाहू अपने काफी लंबे टाइम तक जेल में कह लो या राज दरबार में एक तरह से नजरबंदी रहा। वहां से रिलीज होकर जैसे ही चला तो वहां पे ये खबर पहुंच गई साउथ में कि भाई शाहू जी जो है वो महाराज है हमारे, और उनको आजाद कर दिया। किसने? जो औरंगजेब का बेटा, औरंगजेब तो मर गया। अब जो शिवाजी के चहीते थे, जो संभाजी के खास आदमी थे, वो चाहते थे शाहू जी आके गद्दी पे बैठ जाएं, लेकिन ताराबाई ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आज ही हट जाऊंगी, लेकिन क्या गारंटी है कि शाहू को गलत पट्टी पढ़ा के मुगलों ने नहीं भेजा होगा? मुगलों का भरोसा थोड़ी है, क्या पता वो यहाँ आके और जबरदस्ती राजा जैसे हम उसको बना दें, फिर वो जबरदस्ती पूरे जो हिंदू, मेन तो ये हिंदू कल्चर वाले थे, इन सबका धर्म बदलवा दे, क्या पता यहाँ आके जजिया लगा दे, और एक बार अगर वो गद्दी पे बैठ गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हीं कारणों को सोचते हुए अपनी जगह ताराबाई सही थी। ताराबाई के मन में डर था कि शाहू जो बड़ा हुआ है, जब बच्चा 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 साल का होता है ना, उसके दिमाग में जिन चीजों को देखता है, सुनता है, समझता है, उसका सबसे ज्यादा असर आता है। तो उस टाइम ये रहा है इस्लाम धर्म के अंडर, उस टाइम ये रहा है ऐसे लोगों के अंडर जो मार काट को मजाक समझते हैं, जिनको किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं है, इस देश से ऐसा लगता था इनको कि खास प्यार भी नहीं है। तो अब हम कैसे गारंटी लें कि ये लड़का हम लोगों के हिंद स्वराज का, शिवाजी के सपने को, अपने दादा के सपने को पूरा करेगा? क्या पता उन्होंने इसके दिमाग में ये भर दिया हो कि तेरा बाप भी घटिया था, तेरा दादा भी घटिया था, क्या पता ना, और बच्चा वैसा मानने लग जाए। तो इस चीज की गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं था कि शाहू जी अभी भी मन से सच्चे अपने एरिया के प्रति देशभक्त हैं। तो एक जगह देखा जाए, अगर हम भी देखें तो ताराबाई ठीक थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ताराबाई बहुत चालाक महिला है, प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है अपने बेटे के लिए, इसलिए वो इस तरह की दलील दे रही है। तो उन्होंने कहा ये गलत है और हम ताराबाई का साथ नहीं देंगे। कुछ लोगों ने, कुछ ने कहा नहीं ताराबाई बिल्कुल ठीक कह रही है और हम पहले एक बार परख तो ले शाहू जी हैं क्या। कुछ लोग जो ताराबाई के एंटी थे, उन लोगों ने शाहू जी को, जब भाई दिल्ली से चल के आएगा, दिल्ली से पूना तो बहुत लंबा, कई हजार किलोमीटर का सफर हो गया ना, और कई दिन लगेंगे उसको, तो उसको रास्ते में ही रोक लिया शाहू जी को, और शाहू जी को कहा कि आप देखिए कुछ नहीं जानते हैं, बच्चे हैं, हम आपकी मदद करेंगे, और आप जो है ना, ये आपकी चाची जो है हटने नहीं वाली, आपको युद्ध करके इनको हटाना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में ये भर दिया, यहाँ इसको एंटी कर दिया, दोनों की लड़ाई हुई, चाची और भतीजे की। किस किस की? शाहू जी और इस तरफ है ताराबाई, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और ये युद्ध है खेड़ा का युद्ध। कहीं कहीं खेड़ लिखा है, कहीं कहीं खेड लिखा है, आधा ड, और कहीं कहीं लिखा है खेड़ा। ये युद्ध हुआ इनका, खेड़ सबसे ज्यादा फेमस है। इस युद्ध में शाहू जी विजयी हुआ और ताराबाई हार गई। अब चाची है तो मारेगा तो नहीं ना भाई, एक तरह से माँ की तरह ही तो है चाची भी, तो मार, बस ये क्लियर हो गया कि भाई अब राजधानी मेरी है, यानी सतारा पे मैं बैठूंगा। ये क्लियर हो गया इस युद्ध से कि शाहू जी सतारा में राज करेंगे, तो ताराबाई को एरिया छोड़ के जाना पड़ेगा। सतारा याद है, इन्हीं के हस्बैंड ने राजधानी बनाई थी, राजा राम ने, वरना पहली राजधानी थी रायगढ़, लेकिन रायगढ़ में वो आके किलेबंदी कर ली थी ना उन लोगों ने, चारों तरफ से बैठ गए थे किले के चारों तरफ, तो ये सतारा चले गए थे। अब खेड़ के युद्ध के बाद सतारा पे हक हो गया शाहू जी का, और इसलिए ताराबाई को नई जगह ढूंढनी पड़ी, और ये नई राजधानी बनाएंगी कोल्हापुर। एरिया तो इनके पास अभी भी है लेकिन छोटा है, अब ये कोल्हापुर में बैठ के अपना शासन संभालेंगी, और बहुत इंडिया पे इनको राज नहीं करना, छोटा सा एरिया था। अब हस्बैंड इसका एक्सपायर हो चुका, बेटा भी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं हुआ, और इनका बेटा उतना लायक भी नहीं है, तो ठीक है जितनी प्रॉपर्टी मिल गई वही ले ली। तो देखो मराठा शक्ति कैसे टूट रही है। पहले मराठा एक छत्रपति शिवाजी के अंडर था, फिर उनका बेटा संभाजी बहुत ताकतवर था, इनके बेटे को उठा के ले गए मुगल, इसलिए इनका शासन इनके भाई ने संभाला, जो कि कहीं ना कहीं डरपोक भी था, कमजोर भी था, जिसका नाम था राजा राम। राजा राम 11 साल काम कर गए, उनकी डेथ हो गई 1700 में। उनकी पत्नी ने काम संभाला ताराबाई ने, तब भी इकट्ठे थे पूरा मराठा साम्राज्य। लेकिन फिर ताराबाई को दिक्कत आई जब 7 साल बाद शाहू जी को रिलीज कर दिया मुगलों ने दिल्ली से कि अपने एरिया में जा, वहां तू राज कर। फिर इन दोनों चाची भतीजे का युद्ध हुआ खेड़ में, जिससे ये क्लियर हो गया कि शाहू की मदद की है बहुत सारे लोगों ने, ये अब राजधानी पे राज करेगा, यानी ये सतारा का मालिक बनेगा, और वो नई राजधानी, नया एरिया कोल्हापुर की महारानी बनेगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब जो ये शाहू है ना, शाहू, आप ये सोचो कि ये दूसरे के घर में पला बड़ा है और दुश्मन के घर में, तो वो इसके ऊपर काम क्यों करेंगे बढ़िया? वो क्यों चाहेंगे कि बहुत लायक बने, बहुत समझदार बने? उन्होंने इसको क्यों बहुत बढ़िया शिक्षा दी होगी? दी नहीं होगी। भाई औरंगजेब को देखो जरा, वो चिढ़ता ही तो होगा मराठों से, वो उनके बेटे को पकड़ के ले गया, तो क्या उसको बड़ी को बहुत बढ़िया शिक्षावान और तेज दिमाग में? नहीं, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, कहीं ना कहीं कमजोरी थी जो सामने आएगी। शाहू की बहुत अच्छी पकड़ नहीं थी राजनीति पर, इसको समझ में नहीं आता था कैसे क्या रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी राजाओं के साथ रिश्ते कैसे होने चाहिए, क्या मुझे अटैक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये कमजोरी अब सामने आने लग गई, और कुछ सालों बाद इसको फील हो गया। 1707 में तो चलो ये लड़के अपना हिस्सा लेके बैठ गया, लेकिन राजपाट 1-2 दिन का नहीं होता। राजपाट होता है आपका जीवन, जिस दिन तक चलेगा उस दिन तक आप राजा की गद्दी पे बैठे रहेंगे। तो इसको ये कमी फील होने लगी, और शाहू की कमी अब धीरे धीरे नुकसान की तरफ बढ़ेगी। इसीलिए 1712-13 आते आते इसको लगा कि मैं अकेला राज नहीं चला सकता, क्योंकि अगर मैं अकेला राज करूंगा तो ये प्रॉपर्टी सारी मेरे हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए आपको याद है अष्टप्रधान, मैंने एक टॉपिक बताया था कल, बहुत इंपॉर्टेंट था अष्टप्रधान। 8 प्रधान आदमी किसके दरबार में थे? ये मराठों के, शिवाजी के। इनमें सबसे ऊपर कौन था? पेशवा, और पेशवा को उसका प्राइम मिनिस्टर मान लो। ठीक है, जो पहला पेशवा था ना उसका नाम था मोरोपंत, मोरोपंत पिंगले, ये फर्स्ट पेशवा था, फर्स्ट पेशवा। लेकिन ये तब था जब पेशवाओं के ऊपर बैठे हुए थे छत्रपति, यानी छत्रपतियों की चलेगी, पेशवा से वो सलाह ले सकता है, पेशवा उसकी बात को मानेगा। लेकिन अब शाहू छत्रपति है और शाहू की लायकियत है नहीं, तो अब धीरे धीरे क्या होगा? वो कहेगा भाई मुझे तो दिक्कत होती है, मैं काम को ढंग से संभाल नहीं पा रहा, पेशवा की इंपॉर्टेंस बनानी पड़ेगी।
क्योंकि जब राजा कमजोर होगा तो प्रधानमंत्री में तो अकल होनी चाहिए, उसको सारी डीलिंग करनी है। तो जो पीएम था यानी जो पेशवा था, ये मोरोपंत का तो टाइम चला गया, ये इसके पिताजी के टाइम का पूछ लेते हैं पहला पेशवा, लेकिन इस टाइम तक ये पोस्ट कोई बहुत ताकतवर नहीं थी, इनके ऊपर छत्रपति थे। अब छत्रपति से भी ज्यादा टक्कर लेंगे पेशवा। तो जो पहला पेशवा ये जिसको बनाएगा ना शाहू जी, उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ भट्ट। विश्वनाथ भट्ट भट्ट। अब इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो सारे खत्म हो गए शिवाजी के जो जितने भी रिलेटिव थे, अब पेशवा आ जाएंगे। महाराष्ट्र में पेशवाओं की बहुत कीमत थी, बहुत ज्यादा, लेकिन ये कीमत बनाई थी शाहू के टाइम ने, क्योंकि उसको उतनी बुद्धि नहीं थी कि कैसे राज चलाना है। तो शाहू के टाइम में जो पहला पेशवा बना, ताकतवर पेशवा, और जिसके बाद फिर पेशवाओं का पद वंशानुगत हो गया। जो अब पेशवा बनेगा ना, फिर उसका बेटा अगला पेशवा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये पेशवा वंशानुगत बन जाएंगे। जब तक शिवाजी थे ना, जब तक संभाजी थे, जब तक राजा राम था या ये ताराबाई थी, तब तक पेशवाओं का पद व्यक्तिगत ऐसे नहीं कि मेरे ही परिवार के चलेंगे, जो लायक था उसको पेशवा बनाया जाता था। लेकिन शाहू की कमजोरी का फायदा उठा के जो पहला पेशवा उसने नियुक्त किया 1712-13 में, जिसका नाम मैंने क्या बताया आपको, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ भट्ट, ये फर्स्ट है। इसने देखा कि यार जो मेन आदमी है वो कमजोर है, तो क्यों ना मैं अपनी ताकत को बढ़ा लूं, अपनी ताकत में इजाफा कर लूं कि इस पोस्ट पे कोई आगे कुछ कर ही ना पाए। इसने अपनी पोस्ट को इतना ताकतवर बना लिया, पेशवा की पोस्ट को, कि पेशवाओं की ही अब चलने लग गई। अब सबके मन में आ गया कि यार छत्रपति शिवाजी की जो फैमिली है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, और अब पेशवाओं के हिसाब से पूरा प्रशासन या जैसे टैक्स कैसे लेना है, कितना लेना है, सब इनकी मर्जी से चलेगा। ये पहला ऐसा आदमी है जिसके बाद वंशानुगत बन गया। इससे पहले मोरोपंथ था पहला, लेकिन वो वंशानुगत नहीं था, ये वंशानुगत चला देगा। इसने बहुत लंबा राज तो नहीं किया पेशवा की कुर्सी पर, 1700 लगा लीजिए, 12-13 से 1720, लेकिन इन 7 सालों में अपनी इस पोस्ट को इतनी ताकतवर बना लिया कि आगे आने वाली पीढ़ी में इसी के बेटे, इसी के पोते, इसी के पड़पोते जब पेशवा बनेंगे तो उनके हाथ में बहुत ज्यादा पावर होगी। 7 साल तक इसने काम किया। इसके काम के कारण शाहू का भी काम बढ़िया चलता रहा। शाहू बहुत लायक लड़का नहीं है, लेकिन इसके कारण आसपास के एरिया में उसका नाम चलता रहा, क्योंकि ये तेज दिमाग था, और इसी ने खेड़ के युद्ध में मदद की थी शाहू की। फाइनली 7-8 साल बाद ये एक्सपायर हो गए। इनका बेटा था एक, जो अब धीरे जब ये बने ना पेशवा, तो वो ठीक ठाक सी उम्र का था, और उस बच्चे के लिए जब वो पैदा हुआ था तो घोषणा की गई थी कि ये अल्पायु का रहेगा, ये बहुत लंबा नहीं जिएगा, लेकिन बनेगा बड़ी पोस्ट पर किसी पर। इनका वही बेटा है जो अब इनके बाद पेशवा बनेगा, बाजीराव। बाजीराव प्रथम भी कह देते हैं क्योंकि एक बाजीराव सेकंड भी आएगा। बाजीराव फर्स्ट, ये बहुत समझदार और ताकतवर पेशवा है, और ये 20 साल राज करेगा। जब ये महज 20 साल का था तब ये पेशवा की कुर्सी पर बैठ गया शाहू के टाइम में। देखो शाहू ने पहला पेशवा बनाया था बालाजी विश्वनाथ भट्ट को, ये चल बसे। इनके बाद इनका बेटा जो अब 20 साल का था, ये पेशवा की कुर्सी पर बैठा, सारे डिसीजन इसके चलेंगे। ये बहुत समझदार है। अब इसको एक बार लेके चलते हैं दिल्ली की तरफ। मुगलों में धीरे धीरे 707 के बाद याद करो 712 तक मुअज्जम शाह बेखबर, 12 से 13 जहांदर शाह बताए थे ना, फिर रफीरुद्दौला, फिर ये सारे कमजोर फर्रुखसियर वगैरह कमजोर सारे शासक आ गए थे मुगलों में। तो इसने क्या कहा, इसने शाहू को कहा था, शाहू जो कि अब काफी एज भी हो चले हैं, इसने कहा था कि आइए दिल्ली में जो खोखला पेड़ है, दिल्ली में मतलब मुगलों में जो खोखला पेड़ है, अब उसकी सारी शाखाएं कमजोर हो चली, हम उसके तने पे वार करेंगे। यानी मुगल इतने कमजोर हैं कि अगर हम चाहें तो हम मुगलों को उखाड़ सकते हैं, हम दिल्ली तक अपना राजपाट फैला सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि छोटे से मुगलों के, ये मराठों के छोटे से एरिया से बिलोंग करने वाला एक पेशवा, एक प्रधानमंत्री, लेकिन अब वो इतना बड़ा प्लान कर रहा है कि दिल्ली से मुगलों को उखाड़ना संभव है, क्योंकि औरंगजेब तो मर चुका और अब उत्तर मुगल काल में इतनी ताकत है नहीं। ये बात पूछेंगे किसने कही थी कि वो पेड़ इतना कमजोर हो चुका है कि उसकी अगर उसकी शाखाओं पर वार किया जाए या उसके तने पर वार किया जाए तो वो खत्म हो सकता है। ये मुगलों के लिए किसने कहा था, बाजीराव फर्स्ट ने। बाजीराव फर्स्ट की जो आपने मूवी देखी थी ना, बाजीराव मस्तानी, तो बाजीराव जो मूवी है वो इसी पर बेस्ड है। इसने दिल्ली तक अपनी नजर रखी कि दिल्ली तक का इलाका कैसे जीता जाए, और अब शाहू की इंपॉर्टेंस घट गई और धीरे धीरे करके पेशवा ही पेशवा चारों तरफ छा गए। बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी ना, वो यही कैरेक्टर था, बाजीराव प्रथम। और मस्तानी महिला जो है, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, उसके पिताजी और माताजी हिंदू मुस्लिम थे, दो अलग अलग कम्युनिटी के, तो इसलिए उनसे लोग बहुत ज्यादा लगाव फील नहीं करते थे। लेकिन मस्तानी का किस्सा आज भी इतिहास में दर्ज है, ये इसी की पत्नी थी, बाजीराव फर्स्ट की ही। बाजीराव और जो ये पेशवा है ना, ये पूना में, जहां आज एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसी के पास पड़ता है, पूना में ही शनिवार बाड़ा, आपने मूवी में शायद देखा होगा, शनिवार बाड़ा, यही इसका नाम है आज भी। यहाँ रहा करते थे पेशवा। और जो मूवी है बाजीराव मस्तानी, उसमें दिखाया भी गया है, ओरिजिनल कुछ दिखाया गया, कुछ एक्स्ट्रा बना के दिखाया गया। इतना बड़ा नहीं है जितना कि उसको पोर्ट्रे किया गया, वैसे है बहुत बड़ी जगह, मैं गई हूँ, बहुत सुंदर जगह है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया। तो ये पेशवाओं का रेजिडेंस था शनिवार वाड़ा, जो पूना के पास पड़ता है। और बाजीराव प्रथम ऐसा ताकतवर आदमी है, इतना ताकतवर है कि इसने दिल्ली तक पे अटैक करने का प्लान किया था। तो इससे इमेजिन करो कि आसपास के राजाओं को तो दबा के डरा के अपने आप ही रखता होगा, जिसकी मंशा दिल्ली तक है मुगलों को खत्म करने की। तो वो तेज दिमाग ताकतवर रहा था बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव का कैरेक्टर और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। 20 साल रहा ये, 40 साल की एज में ये एक्सपायर हो गया, और इसके बाद इसका बेटा जिसका नाम था बालाजी बाजीराव, ये बना। अब ध्यान से देखो, पहले का नाम क्या था, बालाजी, दूसरे का नाम बाजीराव, तीसरे का नाम दादा और बाप के नाम से जोड़कर था बालाजी बाजीराव। ये बाजीराव फर्स्ट, और जो इनकी हिंदू पत्नी थी ना, जो आपने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा ने जो कैरेक्टर प्ले किया था बाजीराव मस्तानी में, वो काशीबाई उनका बेटा था, जो शनिवार बाड़ा में रहा करती थी। तो काशीबाई का बेटा और इनका बेटा था ये जो अगला वंशज है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया काम किया, 21 साल इन्होंने अपनी गद्दी पर निकाले, 40 से 61। देखो इनके कुछ साल थे, फिर इनका टाइम था, ये ताकतवर बने ना तब के बाद लिखे, वैसे से पहले भी ये अच्छी पोस्ट पर थे। तो 21 साल इनका टाइम पीरियड बहुत बढ़िया बीता, और धीरे धीरे करके प्रॉपर्टी बढ़ती गई। लेकिन अब इन्होंने
एक छोटी सी गलती कर दी। क्या गलती कह लो या कह लो कि भाई वो बाय चांस की बात होती है, हो सकता है डिसीजन अच्छा भी रहता। इन्होंने दिल्ली तक अपनी जड़ें पहुंचा दी और दिल्ली तक मराठे आ गए थे, क्योंकि अब मुगल कमजोर थे और मुगलों को लगा कि हम यार लंबे टिक नहीं पाएंगे, मराठों का हमें साथ चाहिएगा। और इसी कारण 1761 में, याद करो, पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड युद्ध। अगर आपने पढ़ा हो हिस्ट्री में, 7वीं 8वीं में आता है, 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें मराठे बुरी तरह से हार गए थे। मराठों की वो हार बहुत बहुत नेगेटिव रही और उसी कारण कहीं ना कहीं मन में एक दुख संजोए ये आदमी 3-4 महीने बाद एक्सपायर भी हो गया। इनकी फैमिली चल रही है ये एक ही आदमी की, किसकी? बालाजी विश्वनाथ भट्ट की। उन्होंने खुद पहले पेशवा, जो कि ताकतवर था, वंशानुगत हो गया। उसके बाद उनका बेटा जो 20 साल में बैठा, जिसने दिल्ली तक पे काम किया, मस्तानी वाला कैरेक्टर उन्हीं के साथ है। और फिर उनका बेटा, जिसके नाम में दादा और बाप का दोनों का नाम है, बालाजी बाजीराव, और इसने 21 साल राज किया, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी बढ़ाई। लेकिन इसी के टाइम में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को मुंह की खानी पड़ी और इस कारण से फिर एक दुख में, परेशानी में इनकी भी डेथ हो गई। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जो अगले आए, जैसे माधवराव आए, तो वो उतने टेरिटरी तो बहुत बढ़ाई माधवराव के टाइम में। इसके बाद लेकिन ना थर्ड जो ये पानीपत की लड़ाई हुई, इसके बाद कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक धब्बा लग गया कि ये दिखावटी बस ये बनते हैं कि हम बहुत ताकतवर, और एक विदेशी अहमद शाह अब्दाली, जिसको कि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं मानते थे, उसने छोटी सी सेना लेकर इनको हरा दिया और ये इंडिया में सोचते हैं हम राज करेंगे, ये उससे भी नहीं जीत पाए। तो जैसे ना कलंक वाला काम हो गया मराठों के लिए। फिर इस मराठों के इस कलंक को धोया माधवराव ने। माधवराव दोबारा से उठे और उन्होंने वापस जो बेइज्जती हुई थी ना, उसको दोबारा से कमा के अपनी टेरिटरी को, अपनी प्रॉपर्टी को फिर से बढ़ाया। लेकिन धीरे 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 इस टाइम पर अगर आप समझ पा रहे हैं तो इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भी पैर जमने लगे थे। और देखो, पानीपत के तीसरे युद्ध के 3 साल बाद ही 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिखित में ले लिया इससे, जो अपना ये बैठा था ना मुगल शासक, कि ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी हमारी, यहां से टैक्स का कलेक्शन हम करेंगे। यानी अब इंडिया में आपस की मुगलों की और मराठों की लड़ाई नहीं होगी। अब इंडिया में राज करने के लिए आ गई एक बहुत ताकतवर कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब वो एक एक करके इनको साफ करने की कोशिश करेगी। इसी सीरीज में ये धीरे धीरे खैर आगे बढ़ते रहेंगे। कंपनी अपने पैर पसारेगी और ये अपनी कोशिश करेंगे। फाइनली कंपनी इन पे हावी पड़ेगी और लास्ट वाला, जो इनमें 1-2 वंशज और आएंगे, लास्ट वाले को वो कहेगी कि भैया ये एरिया खाली करो, ये प्रॉपर्टी खाली करो, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस पे राज करेगी और तुम चले जाओ कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, बिठूर में, और कहेंगे पेंशन पे अपना जीवन काटो। बैठूर भी लिख देते हैं उसको, कहीं कहीं बिठूर लिख देते हैं। कानपुर के पास पड़ता है, गंगा नदी के किनारे, यहां भेज दिया। सोचो कभी कैसे थे ये, कि दिल्ली तक पे राज करने की कोशिश करते थे और फाइनली एक बाहर की विदेशी कंपनी, जिसके यहाँ पे पैर भी नहीं जमने देने चाहिए थे हम लोगों को, लेकिन वो डिसीजन ले रही है और वो कह रही है निकलो यहाँ से, ये पूना वाला जो शनिवार बाड़ा वाला इलाका खाली करो और ये जितने किले विले सब खाली करो और कहाँ चले जाओ, कानपुर के पास बिठूर में, गंगा नदी के पास, और यहाँ पेंशन देंगे हम जितनी, उतने पे अपना जीवन काट लेना, तुमको राजा वाजा आगे नहीं हो। फिर 1851 से 53 के बीच में इनके लास्ट वंशज थोड़े बहुत दिखे और फाइनली इनके सारी चीजों का एंड हो गया, क्योंकि बीईआईसी ने अपना प्रभाव जमा दिया हर जगह। एक प्राइवेट कंपनी आई और कैसे इंडिया के लोकल लोगों को खत्म करती चली गई। इसका एग्जांपल है मराठे, जो कभी इंडिया पे राज करने का प्लान बना रहे थे, आज वो अपने पूना में भी टिककर नहीं रह पाए, क्योंकि बीईआईसी ने उनको भी अल्टीमेटम दे दिया कि निकलो यहाँ से। तो इस तरह से धीरे धीरे करके पहले शिवाजी का परिवार खत्म हुआ और अब पेशवाओं का खात्मा। इन्हीं से अलग होकर निकले थे ये, जो ये आपने कई सारे टर्म सुने होंगे ना, भोंसले सुना होगा, गायकवाड़ सुना होगा, ये जो इस तरह के लोग हैं, ये इन्हीं की तो आगे आगे निकल के अलग अलग ब्रांचेस बनी थी। नहीं तो एक टाइम था जब इनका दबदबा था पूरे उस इलाके में, साउथ में, और उत्तर तक भी इनकी चलती थी। चलिए इन सबको एक बार किताबी भाषा में और पढ़ लेते हैं। ये शिवाजी के वंशज का टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। मेन तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन थे? पहला है संभाजी, जो उसका ताकतवर बेटा, जो धर्म नहीं बदला, चाहे चमड़ी उधेड़ दी, हाथ पैर काट दिए, कितना टॉर्चर किया, लेकिन अपने धर्म को बदलने से मना कर दिया। इतना ज्यादा शब्दों की कीमत रखते थे संभाजी महाराज, और छत्रपति संभाजी महाराज की वही रिस्पेक्ट थी जो शिवाजी महाराज की थी। तो ये सिर्फ 9 साल राज कर पाए, 1680 से 89, क्योंकि 89 में इनका मर्डर कर दिया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा बेटा संभाजी, मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इनका छोटा बेटा राजा राम है, जो 11 साल राज करेगा। प्रकांड होना चाहिए था, विद्वान। कलश जिसके साथ ये इनको पकड़ा गया था, अपना सलाहकार नियुक्त किया। औरंगजेब ने 1689 में संभाजी और उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या करवा दी। तो 1689 में कितनी निर्मम हत्या थी, मैंने आपको सारा किस्सा बताया था। और खुद औरंगजेब ने कहा था कि अगर तेरे जैसा मेरा एक भी लड़का होता ना, तो हम दुनिया पे राज कर लेते। औरंगजेब के टाइम में तो टेरिटरी बहुत बड़ी थी, लेकिन औरंगजेब के देखो लड़के कितने नालायक थे, भी एग्जांपल दिया मैंने। वो चाहे बेखबर, जहांदर शाह, फर्रुख शेर, उसी के तो वंशज हैं। इतने नालायक हैं कि अपनी बची हुई पुरानी प्रॉपर्टी को रख नहीं पाए, इतनी भी लायकियत नहीं थी। और एक ये लड़का था कि मरते मर जाऊंगा लेकिन धर्म नहीं बदलूंगा, जो जबान से कह दिया उसकी शब्दों की कीमत रखूंगा। तभी उसने कहा था कि तुम्हारे जैसा लड़का होता तो पता नहीं हम कहां तक पहुंच जाते। क्या कह रहे हैं? 1689 को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया। तो इनका एक सेनापति था, इसने पकड़ लिया, कहते हैं जंगल में जा रहे थे, वहां से ही पकड़ लिए गए। तो उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। राजा राम, उनका छोटा भाई, किसका? संभाजी का। ये जीजाबाई सबसे पहले महिला थी इंपॉर्टेंट, और शाहजी भोसले उनका बेटा शिवाजी। शिवाजी ने 7 शादियां की, जिनमें से 2 लड़के इंपॉर्टेंट है, एक संभाजी और एक राजा राम, क्योंकि दोनों ने राज किया। राजा राम कमजोर है, फिर भी 11 साल राजपाट, राजधानी बदल ली, सतारा ले गया। फिर उनकी पत्नी ने राज किया, ताराबाई ने 7 साल तक। तो वही बता रहे हैं। संभाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम को छत्रपति घोषित किया गया, जो 1689 से 1700 तक रहे। ये छत्रपति रहा, तीसरा छत्रपति है ये। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। कारण मैंने बता दिया, मुगल सेना आके इसके किले उनके चारों तरफ बैठ गई। अब ये बाहर ना निकले, क्योंकि हिम्मत नहीं थी लड़ने की। तो क्या करें, 8 साल तक वो सेना बैठी रही, गुपचुप तरीके से, खोला ही नहीं दरवाजा, गुपचुप तरीके से एक दिन अपना निकल गया, अपनी पत्नी को, बच्चों को, सबको लेकर, जो मेन सामान था, और नई राजधानी बना ली। रायगढ़ को छोड़ चले, नई राजधानी बना ली सतारा। फिर शाहू जो आएगा वो सतारा ही तो छीनेगा, और फिर वो एक और नई राजधानी बन जाएगी कोल्हापुर।
1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात सिंहासन पर ताराबाई का प्रभुत्व हो गया। ताराबाई इनकी विधवा। ताराबाई राजा राम की विधवा थी। उसने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय जो 4 साल का था, इसका समर्थन किया और मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। अच्छा काम किया इस महिला ने। 7 साल इसने अपने एरिया को आजाद रखा, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये उस टाइम की बात है जब औरंगजेब जिंदा था। उसके मरने के बाद नहीं, उसके मरने से पहले इसने काम किया था। अब अगला कौन आ गया? शाहू। 1707 में उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि औरंगजेब एक्सपायर हो गया। औरंगजेब की क्या प्लानिंग थी भगवान ही जानता है। वो तो अपनी प्लानिंग को अपने साथ ले गया, लेकिन उसके बेटे को लगा कि इसको छोड़ना ही मेरा फायदा है। 1707 में ये आया, 1748 तक रहा। तो आप देखो, पहले बालाजी जो थे वो 20 तक रहे थे, फिर बाजीराव 40 तक रहा, फिर तीसरा बालाजी बाजीराव, यानी ये बाप, बेटे और पोते 3 पेशवा वंशज इसके सामने आ गए थे। ठीक है, तो औरंगजेब ने 1689 में संभाजी, बड़े वाले बेटे शिवाजी के साथ शाहू को भी बंदी बना लिया था। 18 सालों तक बंदी जीवन बिताने के बाद 1689 से हम मान लें तो 99 और ये लगा लीजिए 11 ये और 7 साल वो, तो 18 साल बंदी रहा ये। के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने, ये वही बहादुर शाह शाहे बेखबर जिसका नाम था मुअज्जम, उसने उसे मुक्त कर दिया। तो सोचो 18 साल बंदी रहा और 7-8 साल का पकड़ा भी होगा। यानी एक बच्चा जिसके दिमाग पे 18 साल तक पता नहीं इन्होंने क्या भरा, क्या सिखाया, दिमाग की कैसे इसका माइंड वॉश किया, ब्रेन वॉश किया, तो उन सब चीजों का असर इसकी पर्सनालिटी पर होगा। और इसीलिए ताराबाई अड़ रही थी कि मैं इसको ऐसे दूंगी नहीं गद्दी, क्या पता ये क्या समझ के आया हो वहां से। 1707 में शाहू ने स्वयं को मराठा राज्य का शासक घोषित कर दिया। इसने वहीं कह दिया कि मैं हूं राजा और अब जो मुझे बैठा मिलेगा उसको लड़ना पड़ेगा। तो चाची बैठी हुई थी और खेड़ा युद्ध, इसी को खेड़ युद्ध भी कहते हैं, 1707 में ताराबाई को पराजित किया। ताराबाई इसकी चाची, किसकी वाइफ है? राजा राम की। और 1708 में सतारा में, क्योंकि चाचा ने नई राजधानी सतारा बनाई थी ना, तो चाची उसी में बैठी हुई थी, अब वहां से निकाल देगा। सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। अपनी शक्ति में बालाजी विश्वनाथ को 1713 में मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त कर दिया। ये बालाजी विश्वनाथ भट्ट ही है जिसके बाद से ये वंशानुगत हो गया। इसका बेटा, इसका पोता, फिर उसका रिलेटिव, फिर उसका इस तरह से चलते रहिए 1851 तक। ठीक है, तो ये पहला याद रखना, बालाजी विश्वनाथ भट्ट है ये जो पहला पेशवा था, शाहू ने बनाया। शाहू ने 3 पेशवा देखे, फिर ये भी, इसका बेटा भी, क्योंकि 7 साल ये रहा, 20 साल इसका बेटा और फिर अगले 21 साल इसका पोता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शासन की अस्थिरता का फायदा उठाकर। अब शासन में अस्थिरता क्यों है? क्योंकि शाहू को समझ नहीं है। शाहू 18 साल उनकी कैद में रह के आया तो दिमाग का विकास नहीं हुआ ना, तो इसका फायदा उठाकर बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि कर ली। कितना चालाक समझदार है कि अपनी पोस्ट इतनी ताकतवर बना ली कि कोई कुछ कर ही ना पाए। बालाजी विश्वनाथ 1713 में प्रथम पेशवा बना, जिसकी 1720 में मृत्यु हो गई। क्या इससे पहले पेशवा का पद नहीं था? मोरोपंथ था पहला पेशवा, लेकिन उस टाइम पेशवा का पद वंशानुगत नहीं था और पेशवा नीचे था, छत्रपति ऊपर था। लेकिन इसने देखा अस्थिर है, शाहू को समझ नहीं है, ताराबाई यहां से चली गई, तो इसने अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर लिया और अब छत्रपति वही सुनेगा जो पेशवा कहेगा। शिवाजी के टाइम पे ऐसा नहीं था, ना संभाजी के टाइम पे ऐसा था, ना राजा राम के टाइम पे ऐसा था और ना ही ताराबाई के टाइम, लेकिन अब ऐसा होगा 1713 के बाद से। ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई 7 साल बाद 1720 में। तो इसका बेटा कौन है? बाजीराव। प्रथम क्यों लगाते हैं? क्योंकि आगे एक और हुआ तो इसलिए प्रथम लिख दिया। ये यंग एज में एक्सपायर हो गया था, 40 साल में, 20 का बैठा और 20 साल इसने पेशवा की गद्दी पे राज किया। जिस टाइम फिर दिल्ली तक इसकी नजर गई और इसने शाहू को कहा कि हम उस पर वार करते हैं खोखले पेड़ पर, और मस्तानी नाम की महिला का कैरेक्टर भी इसी के साथ है। 20 वर्ष की अल्पायु में 1720 में पेशवा बना। 20 साल का एक लड़का, सोचो पूरे इसका हेड बन गया क्योंकि छत्रपति इसके नीचे है। 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क कौन है? जिसने हैदराबाद बसाया है, हैदराबाद तो साइड में ही इनके के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ। तो सोचो अब जो पेशवा का दूसरा पेशवा, इसने निजाम उल मुल्क से 1724 में मैंने तुम्हें पढ़ाया था अगर तुम्हें याद हो, चिन किलिच खां ने हैदराबाद बसाया था। ये चिन किलिच खां ही निजाम उल मुल्क है 1724 में। तो वही टाइम तो चल रहा है ये देखो, इसके जब ये बना ना गद्दी पे बैठा, इसके बनने के 4 साल बाद वहां पे हैदराबाद बन गया। तो इसने कहा कौन सा नया उभरा है, इसी के साथ युद्ध करूंगा। उस आदमी का नाम है चिन किलिच खां, उसी का नाम है निजाम उल मुल्क। ये लिखा देखो, निजाम उल मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें निजाम की हार हुई। तो ये ताकतवर है, इसने हैदराबाद वाले आदमी को भी हरा दिया। तो हैदराबाद महाराष्ट्र पास ही तो हो गए ना, तो इसने उसको भी हरा दिया। पालखेड़ा का युद्ध आया तो चाची और भतीजे के बीच था, पालखेड़ा आया तो दूसरे वाले पेशवा और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क या चिन किलिच खां के बीच। नेक्स्ट, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा बाजीराव प्रथम था। कितनी हिम्मत बढ़ गई कि महाराष्ट्र का एक आदमी दिल्ली पे अटैक करेगा, और देखो इसने वो कहा था खोखले तने वाली बात। नेक्स्ट क्या कहते हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम ने शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। ये बात मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाने के लिए कही गई थी, क्योंकि अब मुगल बेहद कमजोर थे। अब मुगल इतने कमजोर थे कि 1739 में, जब ये है 40 तक है ना, ये 1739 में नादिर शाह आएगा ईरान से और दिल्ली से कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस लूट के ले जाएगा और कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। यानी दिल्ली की कमजोरी विदेशों तक पता थी कि दिल्ली में कोई दम नहीं है, अब वो ताकतवर मुगल खत्म हो गए। इसलिए तो इसने भी ये बात कही शाहू को कि आओ हम दिल्ली पे अटैक करते। शाहू तो बचपन दिल्ली में काट के आया था। नेक्स्ट क्या हुआ, बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित था। मस्तानी से इसका रिलेशन था जिस कारण ये चर्चा में था, और कहते हैं मस्तानी को इसने कुछ दिन तक उससे शादी कर ली। तो जो ये शनिवार बाड़ा है यहाँ भी रखा, लेकिन इसकी फैमिली एंटी थी, इसकी पूरी फैमिली बाजीराव के विरुद्ध थी। बाजीराव की पत्नी ने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाजीराव का पूरा परिवार इस बात से एंटी था कि इसने ऐसे दूसरी शादी क्यों की।